Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, Unit 3rd, and today we are going to discuss a chapter of SST from class 9th, that is our constitutional design. So the topics that we are going to read in this chapter, discuss in this chapter are: first one, the introduction of this chapter. The introduction of this chapter tell us about the constitution, है ना? Why we are reading this chapter? Why we are studying this chapter? We are studying this chapter to know what is a constitution, है ना? We will study the case of साउथ अफ्रीका, है ना? और वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, है ना? द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? अपार्थाइड पॉलिसी, है ना? तो कैसे अपार्थाइड पॉलिसी साउथ अफ्रीका में यूज्ड हुई थी, है ना? जो कि नॉन रेशियल एक पॉलिसी है, ठीक है? नेक्स्ट फीचर इज़ द फीचर ऑफ अपार्थाइड पॉलिसी, सेग्रीगेशन, द एंड ऑफ द पॉलिसी अपार्थाइड टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि साउथ अफ्रीका में कैसे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, है ना? और वो सारी डिस्क्रिमिनेशन वाली जो पॉलिसीज़ थी वो सारी पॉलिसी हटा दी गई, है ना? और कैसे नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ नेल्सन मंडेला, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला को गांधी भी कहा जाता है साउथ अफ्रीका ना। तो इनकी जो जितने भी आंदोलन किए गए थे, जितने भी साउथ अफ्रीका में, है ना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए और ये सारी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ को ख़त्म करने के लिए उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था नेल्सन मंडेला का, है ना? और जब इलेक्शन हुए थे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, एक न्यू गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई, इलेक्शन किए गए, तो ये पहले प्रेसिडेंट भी चुने गए थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इज़ वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की हमारे देश को क्या आवश्यकता है ना? और क्या रियलिटी है वो भी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो दीज आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. Introduction. This lesson deals with the word constitution as a whole. The example of South Africa with respect to apartheid is explained. The period in which Indian constitution was made is discussed. The key feature of Indian constitution are discussed. ठीक है ना? तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पढ़ेंगे, है ना? साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, है ना, कि वहाँ पर कैसे रेसिस्ट पॉलिसी यूज़ होती थी, है ना? अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी वो कैसे यूज़ होती थी, है ना? वो पढ़ेंगे जिस पीरियड में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, है ना? तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना? की फ़ीचर पढ़ेंगे हम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या की फ़ीचर है ना? तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं ना। तो ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, है ना? सो इट टेल अस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन होल एंड सोल अपना क्या मीनिंग रखता है, ठीक है? सो लेट जस्ट स्टार्ट. So what is constitution? The basic rules that the citizens and the government have to follow are called as constitution, है ना? तो वो सारे बेसिक रूल, वो सारे बेसिक नियम, है ना, जो नागरिकों को यानी सिटीजन्स को, है ना, और गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं, वो सब किस में होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना गया है? सबसे ऊंचा माना गया है ना, सबसे सुप्रीम माना गया है ना, कंट्री में हमारी. इससे ऊपर इसी के अंदर सारे लॉ हैं, क्योंकि ना इट इज़ अ बुक ऑफ लॉ. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट ऑफ अ सिटीजन, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ना, ये हमें पता चलता है कि क्या अधिकार हैं एक नागरिक के, है ना, क्या पावर है गवर्नमेंट की, है ना, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, है ना? और इट ऑल्सो टेल अस कि गवर्नमेंट कैसे अपना काम कर सकती है ना? तो क्या फंक्शन है गवर्नमेंट के? तो ये सारी बातें हमें किससे पता चलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना? एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, है ना? तो मैंने बताया था कि कैसे स्ट्रगल की थी साउथ अफ्रीकन लोगों ने अपार्थाइड नाम की पॉलिसी के विरुद्ध. सो स्टूडेंट्स, अपार्थाइड का मीनिंग हिंदी में होता है रंग भेद, है ना? रंग के आधार पर जो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ठीक है? सो अपार्थाइड इज रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्किन कलर, ठीक है ना?
तो अपार्थाइड एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी नीति है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है ना, लोगों की जाति देखकर और उनका रंग देखकर, मतलब उनकी स्किन कलर देखकर, है ना। तो ये थी पॉलिसी अपार्थाइड की, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मेन फीचर ऑफ अपार्थाइड पॉलिसी, है ना। अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स, ठीक है ना। तो जो अपार्थाइड सिस्टम था वो पर्टिकुलरली किसके लिए लागू होता था? ब्लैक्स के लिए, है ना। दे आर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज, है ना। तो ऐसा था कि साउथ अफ्रीका में उस समय जो एरिया था ना वो अलग अलग कर रखा था ना। कुछ शहर का एक ऐसा एरिया था जो रिजर्व था जिसमें सिर्फ वाइट लोग ही रह सकते थे, ठीक है। तो उस एरिया में ब्लैक्स को आना मना था, है ना। तो ये अपार्थाइड पॉलिसी के थ्रू था। आगे, दे कुड वर्क इन द वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैव अ परमिट, है ना। तो वो वाइट के एरिया में तभी वर्क कर सकते थे अगर उनके पास वहाँ पर काम करने का परमिट हो तो, ठीक। लेट्स जस्ट सी सम मोर फीचर, है ना। देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। ब्लैक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए भी, है ना, रिस्ट्रिक्शन होता था, मतलब, है ना। नॉन वाइट हैव नो वोट्स, है ना। तो जो लोग वाइट नहीं होते थे यानी कि ब्लैक होते थे या कलर्ड पीपल होते थे, है ना, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड डिनाइड ह्यूमन राइट टू नॉन वाइट्स, ठीक है ना। तो अपार्थाइड पॉलिसी के अनुसार जो नॉन वाइट्स थे यानी कि जो ब्लैक हुआ करते थे या कलर्ड पीपल हुआ करते थे उनके साथ कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे उनके, है ना। मानवीय अधिकार उनको नहीं दिए जाते। तो ये पॉलिसी के ही बिहाफ पे था, ठीक है। एज यू कैन सी सम पोस्टर्स ऑन द स्क्रीन, है ना। तो ये अपार्थाइड पॉलिसी के बहुत जीते जागते सबूत हैं, ठीक है। देखिए, एक बोर्ड इसमें सबसे पहला वाला है जिसमें वाइट एरिया लिख रखा है। तो वाइट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पर सिर्फ वाइट पीपल आ सकते हैं ना। देखिए, दूसरा है फॉर यूज बाय द, है ना, वाइट पर्सन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर, है ना। और डेंजर वाले साइन में देखिए नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, है ना। इफ़ यू आर एंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, है ना। आर्म्ड एंड गार्ड शूट ऑन साइट, है ना। सेवेज डॉग्स, है ना। तो ये देखिए ये सारी यू हैव बीन वार्न्ड, तो ये सारी चेतावनियां हैं, है ना, जिससे पता चलता है अपार्थाइड पॉलिसीज़ के बारे में, ना। ये कुछ स्लोगन से या कुछ वार्निंग पोस्टर्स थे, है ना, जो साउथ अफ्रीका में उस समय पॉपुलर देखे जा सकते थे, ठीक है। तो सेग्रीगेशन भी था वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, मतलब जैसे लोगों को अलग अलग कर दिया जाता था। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, है ना, होटल, है ना, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर वाइट्स एंड ब्लैक, है ना। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसी को हम कहते हैं अलग अलग करना, मतलब कि सेग्रीगेशन करना। तो देखिए आप जितनी पब्लिक प्लेस हैं ये सारी ट्रेन, बस, टैक्सी, हॉस्टल, है ना, होटल्स, है ना, हॉस्टल, है ना, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, बीचेस, थिएटर, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स, तो ये सब क्या है? पब्लिक प्लेस है। तो ये सारी पब्लिक प्लेस वाइट और ब्लैक पीपल के लिए अलग अलग बनाई गई थी। तो ये सेग्रीगेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, द नॉन वाइट पीपल और द ब्लैक पीपल, है ना, दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप, है ना। तो जहाँ ये उन चर्चेस में अभी तक नहीं जा सकते थे जहाँ पर वाइट पीपल वर्शिप किया करते थे, ठीक है, पूजा किया करते थे चर्चेस में, है ना। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट, है ना। ब्लैक जो पीपल थे, नॉन वाइट जो पीपल थे, है ना, उनको अधिकार नहीं था किसी प्रकार का संगठन यानी एसोसिएशन बनाने का, है ना, और प्रोटेस्ट करने का किसी भी इस प्रकार की पॉलिसी के विरुद्ध, ठीक है ना। तो ये था सेग्रीगेशन का एक और एग्जाम्पल। नाउ यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। सो दो पिक्चर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, है ना। पहला एक बोर्ड दे रखा है ना, ड्रिंकिंग फाउंटेन नाम के एक रेस्टोरेंट का बोर्ड है, रेस्टोरेंट का बोर्ड है, जिसमें वाइट और ब्लैक, वाइट और कलर्ड पीपल, है ना। कलर्ड पीपल बेसिकली ब्लैक के लिए बोला है, है ना। तो वाइट और नॉन वाइट के लिए देखिए दो अलग अलग प्लेसेस बताई हैं। और देखिए ये है टिकट विंडो, है ना। आपको टिकट विंडो दिख रही होगी जिसमें ब्लैक वाइट, है ना, ब्लैक के लिए अलग टिकट विंडो है और नॉन वाइट्स के लिए यानी कि वाइट के लिए, सॉरी, वाइट के लिए और नॉन वाइट्स के लिए यहाँ पे टिकट विंडो भी क्या है, अलग अलग बनाई गई हैं। तो ये एग्जाम्पल थे आपके सेग्रीगेशन या अपार्थाइड पॉलिसी के थ्रू। सो द एंड ऑफ पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड नाम की जो पॉलिसी थी उसका अंत इन 1910 द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड विच एम टू एस्टैब्लिश द नॉन रेशियल साउथ डेमोक्रेटिक
साउथ अफ्रीका, है ना। तो 1910 में यानी 1910 में ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी की स्थापना की गई, जिसका एम ये था कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है साउथ अफ्रीका से उसको ख़त्म किया जाए, है ना। मतलब जाति को लेकर, है ना, कलर को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। द मूवमेंट वाज इंटेंसिफाइड इन 1950, है ना। ये मूवमेंट आगे चल के इंटेंसिफाई हुआ, बढ़ा 1950 तक। और 1960 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया गया और उसके सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। सो with its begin the process of ending the apartheid, the ban of the African National Congress was lifted and its leader raised, ठीक है ना। तो आगे चल के ये हुआ कि जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की वो ख़त्म होते हुए दिख रही थी, है ना। और जनता की जब बहुत ज़्यादा जो सिटीजन्स थे ना उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ गवर्नमेंट पर वहाँ की, तब ये किया गया कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको बैन कर दिया गया, है ना। और जो लीडर थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। So, the African National Congress organized its own army to fight against the racial regime. तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी खुद की एक आर्मी ऑर्गेनाइज की, संगठित की उसने अपनी खुद की एक आर्मी, ताकि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, है ना, इसको वो ख़त्म कर सके, ठीक है। द यूएन कंडेम्ड द पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस, अब देखिए उस समय बात ये साउथ अफ्रीका की है ना, जहाँ पे कॉलोनियल रूल था किसका, ब्रिटेन का यानी ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था, है ना। उन्हीं के रूल में ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। ऐसे इंडिया में भी ब्रिटेन का रूल था, है ना, अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड का। तो इसी प्रकार से ब्रिटेन का रूल कहाँ पर भी था, साउथ अफ्रीका में भी रूल था, है ना। तो यूनाइटेड स्टेट ने वहाँ इंटरफेरेंस किया और उसने भी इस पॉलिसी को कंडेम किया। उसने भी कहा कि ये पॉलिसी बहुत ख़राब है, इसको हटाना चाहिए, है ना। और हुआ ये कि 1980s के एंड में जो इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज कंप्लीटेड, ठीक है। सो नेगोशिएशन बिटवीन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट स्टार्टेड फॉर framing a new constitution which would give all South African the right to vote, ठीक है। तो यहाँ पर जो बातें थी, यानी कि जो नेगोशिएशन का जो दौर था वो शुरू हुआ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बीच में, यानी कि इस पार्टी के बीच में, और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के बीच में, है ना। और इसका जो नेगोशिएशन था उसका जो टॉपिक था वो ये था कि कैसे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए, है ना, जिससे सारे साउथ अफ्रीकन को अधिकार मिले किसका, वोट करने का, है ना, वोटिंग का अधिकार उनको मिल पाए। इन अप्रैल 1994 इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका एज द न्यू प्रोविजंस, है ना। 1994 में इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका के, है ना। और वहाँ पर नए प्रोविजंस, मतलब नए रूल्स और रेगुलेशन का फॉर्मेशन वहाँ पर हुआ, प्रावधान नए बने, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेप इसमें हुआ वो ये हुआ कि वोटिंग हो गई, है ना। वोटिंग के बाद इलेक्शंस भी ख़त्म हो गए, है ना। अब इलेक्शन का रिजल्ट था नेक्स्ट टॉपिक। सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉन विद अ थम्पिंग मेजॉरिटी एंड फॉर्म्ड अ नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये होना ही था क्योंकि पॉपुलेशन अफ्रीका में नॉन वाइट्स पीपल की ज़्यादा है ना। तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, है ना, वो इलेक्शन जीत गई, है ना, बहुत भारी बहुमत से, है ना। और उसने नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की, उसने एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म की, है ना, एक ऐसी प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट उसने फॉर्म की, है ना, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा किसी की जाति को लेके, किसी के कलर को लेके, है ना। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, है ना, तो 1994 26 अप्रैल को, है ना, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफ्लर्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना। तो नया जो फ्लैग था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, मतलब अब उसको नया नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। वो जो फ्लैग था, है ना, वो वेव हुआ, है ना। और ये एक प्रतीक था कि फाइनली अब साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है ना। एक नया जन्म था डेमोक्रेसी का अफ्रीका में, है ना। सो नाउ साउथ अफ्रीका हैव अ न्यू चैलेंज इन फ्रंट ऑफ देम, है ना, कि गवर्नमेंट बन गई है उनकी, अब उन्हें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करना था यहाँ पर, ठीक है। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन
and the party that lead the freedom struggle sat together to draw up a constitution। ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है साउथ अफ्रीका के केस की, है ना, कि जो पार्टी वहाँ पर पहले रूल कर रही थी, जिसने अपार्थाइड पॉलिसी, सेग्रीगेशन जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया था, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसने बढ़ाया था, है ना, वो पार्टी ऑपरेसिव पार्टी, है ना। और दूसरी कौन सी, वो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल जितवाया था, है ना। तो कांग्रेस, जो अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी थी, है ना, उन लोगों ने दोनों पार्टियों ने मिलके क्या किया, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया, है ना। इट गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, है ना। और किसी भी कंट्री में इतने अधिकार, इतने मानव अधिकार किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को नहीं मिलते जो हमें अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो टूवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नया संविधान बनाना था, है ना। और कौन मिलके बना रहा था, है ना, ऑपरेसिव पार्टी, मतलब कि जो पुरानी वाइट्स की पार्टी थी, जो रूल करती थी पहले, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती थी, है ना। और दूसरी तरफ जो ब्लैक पीपल थे उनकी पार्टी, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मेक्स इट क्लियर दैट इन द सर्च ऑफ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम नोबडी शुड बी, है ना, एक्सक्लूडेड एंड नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमॉन। एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंट इन द पास्ट, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कुछ चीज़ें उनके सामने बहुत क्लियर थी, है ना, जैसे कि नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना, तो सभी को उस कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार देंगे, है ना, किसी को वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमॉन, है ना। और वाइट पीपल ने जो भी अफ्रीका में किया, है ना, जो भी जातियाँ की ब्लैक पीपल पर, है ना, जो भी इतने सालों तक राज किया, जो भी पॉलिसी उन्होंने अपनाई, ठीक है ना, उसके बाद भी, है ना, उनको डेमॉन्स नहीं माना जाएगा, है ना। नो वन शुड बी ट्रीटेड डेमॉन्स, है ना, डेमॉन का मतलब शैतान, है ना, किसी को शैतान नहीं माना जाएगा। एवरीबडी शुड बी बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, हर व्यक्ति उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा उसमें। एवरीबडी का मतलब दोनों साइड्स, है ना, ब्लैक पीपल भी और नॉन क्या कहते हैं, वाइट पीपल भी, है ना, दोनों ही पार्ट होंगे, है ना, उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेटिव इन द पास्ट, है ना। और जो भी चीज़ें उन लोगों ने की थी, है ना, और पास्ट में जो भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, मतलब ये पॉलिसीज़ के बारे में और उन स्लेवरीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो भी वाइट पीपल ने पहले डिस्क्रिमिनेशन किया था साउथ अफ्रीका में, वो अब उन चीज़ों को छोड़कर अब वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे, वाइट के साथ नॉन वाइट पीपल। So next point, a remarkable constitution was made where they forget past suffering and a short coordination of all the races, है ना, which makes South Africa based on equality, democratic value and social justice, है ना। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय वो पुरानी जितनी भी उनकी सफरिंग थी, यानी कि पुराने उनके जितने भी दुख दर्द थे, उन्होंने सबको भुला दिया, ठीक है। आगे उन्होंने सभी रेसेस के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जिसमें उन्होंने इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यू और सोशल जस्टिस जैसी चीज़ों को मुख्य रूप से दर्शाया, ठीक है। तो ये था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, ठीक है। सो नेल्सन मंडेला, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। तो नेल्सन मंडेला वॉज वन ऑफ द मोस्ट एबल एंड एफिशिएंट फार साइटेड लीडर ऑफ द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला आपके बारे में सुना होगा, नेल्सन मंडेला, है ना, इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है ना। ये एक बहुत एफिशिएंट फार साइटेड लीडर, फार साइटेड मतलब आगे की सोच रखने वाले लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, है ना। इट वाज अंडर हिज लीडरशिप दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड रीच इट्स क्लाइमैक्स, ठीक है ना। तो इन्हीं की लीडरशिप के अंदर जो सारा स्ट्रगल था, है ना, वो साउथ अफ्रीकन लोगों का, है ना, वही क्लाइमैक्स तक पहुंचा और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, है ना। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, उसका एंड हुआ, है ना। तो ये नायक थे, ये हीरो थे, है ना, स्टोरी के। फादर ऑफ साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल नेल्सन मंडेला, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हिज पिक्चर। लेट्स जस्ट सी few topics about Nelson Mandela and a few things about Nelson Mandela. Due to the participation in the movement against apartheid, he was sentenced of
लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964, है ना, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन आंदोलनों में जो अपार्थाइड पॉलिसी के विरुद्ध चल रहे थे, है ना। तो उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था, मतलब कि जेल में डाल दिया गया था, है ना, और आजीवन कारावास की उनको सज़ा दी गई थी, ठीक है ना। और उन्होंने अपनी लाइफ के 28 ईयर्स प्रिजन में निकाले थे, मतलब कि उन्होंने अपने लाइफ के 28 ईयर जेल में निकाले, है ना। तो ये नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें थी। So, in the 90s, due to the activity of African National Congress and the support it got from the other countries of the world, South African regime was completely isolated from the world. In order to create a favorable atmosphere, Nelson Mandela was released in 1990, ठीक है ना। तो 90s में ये हुआ था, 1990s में ये हुआ था, है ना, कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से उन्हें बाकी सभी कंट्री का सपोर्ट मिला, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी मतलब कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, है ना, उसको आइसोलेट कर दिया गया पूरी दुनिया द्वारा, मतलब पूरी दुनिया ने उनको अलग कर दिया पूरी एक प्रकार से, ठीक है। मतलब उन्होंने सपोर्ट किया साउथ अफ्रीकन पीपल को, है ना, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को, है ना। लेकिन जो वहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, है ना। तो एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए उनको फिर नेल्सन मंडेला को रिलीज़ करना पड़ा 1990 में। तो 1990 में नेल्सन मंडेला को प्रिजन से रिलीज़ कर दिया गया, उन्हें आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। So, in 1994, the first democratic election was held and Nelson Mandela was elected the president of South Africa, है ना। तो 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन किए गए, है ना, और नेल्सन मंडेला उसमें प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए, है ना, इलेक्ट किए गए साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था साउथ अफ्रीका के लिए कि पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी हुए हैं, है ना, और एक नॉन वाइट पीपल को वहाँ की जनता ने इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। सो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमें संविधान की क्या आवश्यकता है ना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओके। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम law that determine the relationship among people living in a territory, है ना, called citizen। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी कंट्री में वो क्या है, सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। तो किसी भी कंट्री के जो सेट है ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जो कि वहाँ पर रहने वाले कंट्री में सभी लोगों द्वारा स्वीकार किए गए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं, वो कहाँ पर हम मिलते हैं, कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है, जो बताता है हमें रिलेशनशिप, है ना, किसकी रिलेशनशिप, अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, मतलब कि वो सारे लोग जो उस कंट्री में रह रहे हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें किससे डिटरमाइन होता है, किससे पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है ना। ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग, है ना। और ये रिलेशनशिप बताता है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, है ना। तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी सारे काम करता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल विच आर लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, है ना। तो दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप ये बता सकते हैं ना, एंड इट इज़ अ सुप्रीम लॉ, ये सुप्रीम लॉ है एंड इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द पीपल, है ना, विच आर लिविंग इन दैट कंट्री, है ना, विद द गवर्नमेंट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। दो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, है ना। अब देखिए कि एक कंट्री है ना, उसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे इंडिया, है ना, जिसमें सेकुलर है। देखिए इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री मीन्स, है ना, इट रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, है ना, पीपल आर अलाउड टू फॉलो देयर रिलीजन, है ना। तो ये सेकुलर कंट्री है ना। तो यहाँ पर यही काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जितना ज़्यादा पॉलिसी फ्रीडम की पॉलिसीज़ देगा, इक्वालिटी की पॉलिसी देगा लोगों को, है ना,
कि वो अपना अपना रिलीजन फॉलो कर पाएँ, अपना अपना कल्चर फॉलो कर पाएँ, उतना ही ज़्यादा डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन वो लोगों से ले पाएगा, है ना। तो वो नेसेसरी भी है। अब जैसे कि जिस कंट्री में, है ना, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी के लोग या काफ़ी ज़्यादा रिलीजन के लोग जब एक साथ रहते हों, है ना, तो वहाँ पर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है जो डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन लोगों में बना सके, है ना। तो ये नेसेसिटी है ना, उस कंट्री की, है ना, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ऐसा है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, है ना, तो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट में पोस्ट होती हैं, है ना, उन सारी पोस्ट की पावर और लिमिटेशन हमें किससे पता चलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन विल गिव द विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, ये बताती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन करती है पावर किसकी? गवर्नमेंट की। ओके, इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन योर जूनियर क्लासेस अबाउट द स्टेट लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट के बारे में। और स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है और सेंट्रल लिस्ट होती है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन पर डिसीजन मेकिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना। स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर डिसीजन मेकिंग कौन करता है? उस पर नियम कौन बनाता है? उस पर सारा फंक्शनिंग कौन देखता है? उसका स्टेट गवर्नमेंट दी। तो कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? ये ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है ना। तो यहाँ पर क्या आता है कि पावर की लिमिटेशन थी ना यहाँ पर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये लिमिटेशन है, स्टेट गवर्नमेंट की ये लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन हमें कहाँ से पता चली? ये हमें पता चली कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट लेज डाउन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन ना। ये पावर जो है गवर्नमेंट की, उसको लिमिटेड करती है ना, और बताती है कि जो सिटीज़न हैं, जो नागरिक हैं हमारे देश के, उन वो संविधान उन्हें हमारा क्या अधिकार देता है ना। इट ऑल्सो इट एक्सप्रेस द एस्पायर ऑफ द पीपल, है ना, अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, है ना। तो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर कौन कौन से आइडियल्स होने चाहिए, वो सारे आइडियल्स को कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। यानी कि ब्रदरहुड होना चाहिए, यानी फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं, ठीक है। सो नीड अ रियलिटी चेक, ऑल द कंट्री दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। ये बात पता है आपको कि सभी कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब डेमोक्रेटिक नहीं है। एंड ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सारी कंट्री जो डेमोक्रेटिक हैं उन सबके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी एक कारण है वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट।